बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसको बहुत इज्जत दी गई, जिसको सर पे बिठाया गया, पलकों पे बसाया गया और कंधों पर भी उठाया गया। जनाब, मैं बात कर रहा हूं शेर अफजल मरवत साहब की, जिनको पीटीआई ने जब बुरे वक्त में वो रैलीज़ को लीड करना शुरू हुए तो एक उम्मीद की किरण की तरह देखा गया कि शायद वही हैं जो इस मुश्किल वक्त में पीटीआई को लेकर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए कुल फैसला साजू ने यह कहा कि शायद वो इमरान खान का मुतबादल है। उन्होंने बिहेव भी ऐसे करना शुरू किया। अभी ये इलेक्शन हुए नहीं थे कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उनकी कुछ हिस्ट्री है जिसकी वजह से आज और जिस हालात में, जिस मकाम पे वो पहुँचे हैं, वहाँ इज़्ज़त और ज़िल्लत बिल्कुल सामने खड़ी है। उनके अपने हाथ में है, चाहे वो ज़िल्लत वाला रास्ता चुने या फिर खामोश होकर इज़्ज़त वाला ऑप्शन इस्तेमाल करें। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा फरमाया है जिससे लगता यही है कि उनका बहुत बड़ा एहसान है पीटीआई पर। अगर वो ना होते तो पीटीआई शायद इलेक्शन ना जीतती, लेकिन वो भूल गए कि उन जैसे बहुत से आए और बहुत से गए। बहुत लंबी लाइन है जिनके नाम लेना भी इस वक्त लोग सुनना पसंद नहीं करते। मैं लेना क्या, सुनना पसंद ही नहीं करते। वो गए और गुम हो गए, क्योंकि इमरान खान जिसके साथ खड़ा है उसका कद बड़ा है। अगर वो इमरान खान के मुखालिफ खड़ा है तो बिल्कुल साए के नीचे दब के बोना बन जाता है। ये तो हम देख चुके कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इमरान खान का साथ देने वालों को लोगों ने इतनी इज़्ज़त दी है कि उनको इलेक्शन के लिए ना कोई इश्तिहार लगाना पड़ा, ना जाके दामन फैलाना पड़ा कि हमें वोट दे। हम इमरान खान का पैगाम लेके आए। लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर उनको वोट दिए, जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ डट के खड़े होने का फ़ैसला किया। आज भी जो इन्होंने गुफ्तगू की है वो कोई पहली मरतबा नहीं है जिसकी वजह से पीटीआई को मुश्किलात पेश आऊँ। आज तो वो सबसे बड़ा पीटीआई का रॉन्ग नंबर बनकर सामने आए हैं। उनके चेहरे पर पड़ा हुआ एक नकाब उतरा है और वो जो कहते थे ना कि प्रोग्राम बढ़ गया, आज में असल उनका प्रोग्राम बढ़ गया। आज उन पर दरवाजे बंद हो गए हैं। लगता यही है कि उनकी ये आखिरी किस्त थी, जिसकी वजह से अब वो आपको धुंध में गुम होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इमरान खान ने बार बार इन्हें मौका दिया। कहाँ से इनकी असल लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, वहाँ से ही इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। जनाब, मामला उठा था असम्बलियों में पहुँच के कि कौन सी कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा। सबसे बड़ी कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि अपोजिशन लीडर, अपोजिशन का हक होती है, उसके लिए पहला नाम शेर अफजल मरवत साहब का आया तो शेर अफजल मरवत साहब कन्फर्म होकर बैठ गए कि इन पर तो उन्हीं का हक है। वहाँ से जब ये लड़ाई शुरू हुई, मैं सुनवाता हूँ उनके उस वक्त क्या ख्यालात थे और उसके बाद एक टाइम लाइन है, पूरी टाइम लाइन है जो मुसीबतों और जिसे कहते हैं मुश्किलात के पहाड़ इमरान खान के लिए उन्होंने खड़े किए। सबसे पहले पाकिस्तान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की लड़ाई। मैं अफसोस ही कर सकता हूँ क्योंकि खान साहब नहीं चाहते हैं कि क़यादत आपस में बयानबाजियों में मुलविस हो। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि शिबली साहब को भी पता है और पर्सनली यूं अयूब खान की मौजूदगी में खान ने दोबारा इसका यादा किया। जब से पीएसी की ये प्रोपोजिशन आई है, खान ने मेरा नाम दिया, किसी और का नाम दिया आज तक दिया ही नहीं है और ये मैंने मांगी भी तो नहीं थी। दूसरी बात ये है कि इसमें सुबैयत का एलिमेंट शामिल करना, खान ने कभी पंजाब के पीएसी की बात की नहीं है। देखिए मेरे ये कहाँ से आया नाम साहब का, हमें दादा का नाम कहाँ से आ गया जो आज भी शिबली साहब कहते हैं नाम का। ये वो ये कि जब ये खान साहब से मिलने गए तो शिबली साहब ने खान साहब को बताया कि शरफ के नाम पे स्पीकर को इतराज़ात है, तो लिहाजा मुतबादल नाम आप दे दें। अमित राजा साहब भी उस जगह में ये कुछ मीटिंग लगा के गए हुए थे, तो वहाँ पे खान साहब ने ये कहा कि भाई जब उनका ये काम ही नहीं है कि क्योंकि ये सब अपनी मेरा है, तो लिहाजा उनको पब्लिकली ऑफिशियली अनाउंस करने दें कि हमें ये कबूल नहीं है, तो इसके बाद मैं सोचूंगा। तो जब ये बात मुझ तक पहुंची तो इसके बाद चीफ विप को अमित राजा साहब ने और शानदाना गुलजार और ज़ैन कुरैशी साहब स्पीकर साहब के पास गए और स्पीकर साहब ने कहा मैंने कभी ये बयान दिया ही नहीं है, तो लिहाजा मैं। जनाब, ये लड़ाई शुरू हुई थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनने से। जब साहबजादा हामिद रज़ा साहब का नाम इनके मुकाबले में आया, इन्होंने अपनी लॉबिंग की। इनकी एक मुलाकात पकड़ी गई जो कि ख्वाजा आसिफ से हुई। ख्वाजा आसिफ से मुलाकात की जब खबर इमरान खान तक पहुंची तो उन्होंने इन्हें झाड़ा, उन्होंने इन्हें समझाया, एक मौका दिया, लेकिन ये फिर भी नहीं रुके। ये आगे ही चलते रहे, इमरान खान के लिए मुश्किलात खड़ी करते रहे और ये बार बार पहचाने भी जाते रहे। हमारी ही आंखें शायद बंद थी, हम रॉन्ग नंबर कहते रहे, लेकिन जब ये पानी सर से ऊपर गुजर चुका है तो अब इन्होंने असल रंग दिखाया। उसकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले ये माजी में क्या कुछ करते रहे वो आपको बताना, एक रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ख़तरनाक बयान, रजीम चेंज में अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब का हाथ था। ये थी वो सबसे बड़ी मुश्किल जो इमरान खान के लिए शेर अफजल मरवत ने खड़ी की। यही दो ममालिक हैं, सऊदी अरब और अमेरिका, जिनके ताउन से तो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। आप सऊदी अरब को भी इम्प्लीकेट कर रहे हैं बीच में? डेफिनेटली कंडूट का किरदार अदा किया है सऊदी अरब ने।
रही बड़ा है। संगीन इल्जाम आप लगा रहे हैं, आप पाकिस्तान के बरादर मुल्क पे आप लगा रहे हैं, ये एक नई चीज़ है जो आप बिरादर मुल्क ने हमेशा हमारे मामलात में हमारी मतलब हेल्प की है। नहीं, पहले हमेशा से इल्जाम अमेरिका पर था, अभी अमेरिका का मतलब ये कंट्रोल बना हुआ ना। देखिए पाकिस्तान में अभी जो हालात हैं और ये जितने भी एड आ रही है ये उसी प्लानिंग का एक हिस्सा है जिसके तहत नहीं, इमरान आप खान कह रहे हैं कि सऊदी कंटूड बना हुआ है अमेरिका का, सऊदी अरब, वो जिसने इमरान खान की हर कॉल पर लब्बैक कहा, जो भी अच्छा बुरा तल्लक रहा है, लेकिन इमरान खान के हक में रहा है। इसका कोई सबूत नहीं था क्योंकि साइफर अमेरिका से आया था, अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया, इसके अलावा तो किसी का नाम नहीं लगाया था। ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात थे, यहाँ पर एक बड़ा अहम दौरा हो रहा था, उसी वक्त शेर अफजल मरवत ने यह बयान दागा था और लगा यही कि इमरान खान के लिए एक और महाज खोल दिया गया। इमरान खान ने न सिर्फ सरजनश की, इस बयान से भी पीछे हटे और इन्हें डिसएसोसिएट किया इसके साथ। इसके बाद जनाब इमरान खान की रिहाई का मामला शुरू हुआ कि शायद मुज़ाकरात से, अदालतों से कुछ ऐसी खबरें आना शुरू हुई, बरीयत होगी 2 मुकदमात में, एक में ज़मानत होगी इमरान खान की। तो लगता यही था कि अब इमरान खान रिहा हो जाएंगे क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली आ रही थी, अमेरिका में इलेक्शंस आ रहे थे। तो यहाँ पर नब्ज़ यही कह रही थी, यही बता रही थी कि अब ये जो रजीम पाकिस्तान में नाफिज किया गया है, जिसे हमारे सर पर मुसल्लत किया गया, बिठाया गया, वो ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान रिहा हो जाएंगे, जिनकी सज़ा उन्हें सियासी मुकदमात की सूरत में दी गई है। उस वक्त पे इन्होंने आके मुस्लिम लीग नून की गेम उठा दी और कहा इमरान खान को अगर कोई बाहर निकाल सकता है, उसकी रिहाई कर सकता है, तो वो हैं नवाज शरीफ। नहीं आ रहा है। जब तक मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। जनाब ये वो तीसरा बम था जो उन्होंने फोड़ा था। यही नहीं, इसके बाद मुतअद्दिद लड़ाइयाँ उनकी हैं, रऊफ हसन साहब के साथ, बैरिस्टर गोहर के साथ, गंडापुर साहब इनकी हमायत हमेशा करते रहे। कल भी उन्होंने इंटरव्यू में इनकी हमायत की कि उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं इस जमात के लिए, उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, उन्हें एक और मौका देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन आज जब वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर थे, वहाँ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। लेकिन इससे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, जो इस वक्त हुकूमत चाहती है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे, उस वजह से कि इमरान खान का ट्विटर खामोश कराया जाए, किसी तरीके से इमरान खान की वो तार काट दी जाए, जिसकी वजह से इमरान खान की असल बात जो है, हकीकी बात जो है, वो अवाम तक पहुंचती है, उनके वर्कर्स तक पहुंचती है, जिसको सुन के वो मोटिवेट होते हैं, वो लाइन काट दी जाए, इनका सोशल मीडिया खामोश करवा दिया जाए। किसी तरह से इमरान खान का ट्विटर अगर बाहर से चल रहा है तो उसे पाकिस्तान में लाया जाए। तो सबसे पहले किसने आवाज़ उठाई? शेर अफजल मरवत। और शेर अफजल मरवत के साथ हम नवा बने फवाद चौधरी। यही नहीं, और बहुत सी अपोजिशन की तरफ से अब तो खुल के बातें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब इमरान खान का ट्विटर बंद हो जाए तो ये जो मुज़ाकरात की आजकल वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, वो शायद आगे चल पाए। हालांकि हुकूमत खुद नंगी होकर सामने आ गई है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो तो डियाला से एक मुलाकात नहीं करवा सकते, वो तो गेट नहीं खुलवा सकते। उनकी आपस में अब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगे हुए हैं कि ये खुलवाएगा, इसकी जिम्मेदारी है। अब देखें, एक नया पत्ता तो फेंका गया पीटीआई की तरफ से कि 12 और 13 जनवरी को वो मुज़ाकरात करवा दिए जाएँ, अगली बैठक रख ली जाए। लेकिन 13 जनवरी तो वो दिन है जिस दिन इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड के इसका फैसला सुनाया जाना है, जिसको 2 बरस पहले मुखर किया गया है। अब अगर 13 को हुकूमत मानती है, यानी बरोज़ सोमवार, तो फिर क्या फैसला आएगा या नहीं आएगा, या फिर पीटीआई ने एक सियासी चाल चली है और बड़ी उम्दा चाल चली है कि फिर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये मामला आगे बढ़ेगा या यहीं रुकेगा। अब आते हैं सोशल मीडिया पर जो शेर अफजल मरवत ने बयान लगाने की बात की थी, वो खुद इनकी ज़ुबान से। कल एक स्टेटमेंट दिया, पार्टी का जो सोशल मीडिया का सुसन इमरान खान साहब का वो पाकिस्तान से ऑपरेट होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? ये बात दूसरी उनकी पाकिस्तान से होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के हवाले से अभी बहुत सारी इतराज़ात लग रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं। एक ऑफिशियल मीडिया है और एक वॉलंटियर्स हैं। जो वॉलंटियर्स हैं उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अब पार्टी की ठेकेदारी के दावे कर रहे हैं, कलम गलत हुए लीडरशिप को गदा कर रहे हैं, हर एक को कंप्रोमाइज़ का जो है और फतवे दे रहे हैं। ऐसे लोगों ने जो है हमारा भी नाम दम किया हुआ है और पार्टी को चाहिए कि चंद अकाउंट होल्डर्स जो जिसमें कुछ लोग साफ़ी अपने आप को खिलवाते हैं, इन हवाले से एक दो का पैगाम दे, एक दो पैगाम दे। इन्होंने हमारी नाक में दम किया है, इनके नहीं, अपोजिशन की, जो पीटीआई की मुखालफ सिमत में खड़े हैं, उनकी नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि वो लोग नहीं मान रहे। यहाँ पर लीडरशिप तो बहुत सारों पर एक टिकर लग चुका है, एक निशान लग चुका है, ये कंप्रोमाइज़ है। ये शायद इमरान खान की बजाय एस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने कहा, वही पैगाम दिया जो एस्टेब्लिशमेंट देना चाहती थी कि पीटीआई और पीटीआई के सोशल मीडिया पर उंगली उठाई जाए।
انہیں پیچھے کیا جائے, عمران خان کے ٹویٹر کو کسی طرح سے خاموش کرایا جائے. آج جب یہ سامنے آئے تو ان کی وہ جو کیا کہتے ہیں پنجابی میں تو اسے شوخا کہتے ہیں, بہت زیادہ شوخے ہو جاتے ہیں نا میڈیا کو دیکھ کے. یہ انہوں نے پھر اتنی لمبی زبان کا استعمال کیا ہے جس کا انہیں اب خمیازہ بھگتنا پڑے گا, قیمت ادا کرنا پڑے گی. انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈا پور سے تو میں نے وعدہ کر لیا کہ میں اب کوئی بیان نہیں دوں گا, لیکن اگر پارٹی میں سے کوئی مجھ پر کسی نے بیان داغا تو پھر میں اسے گھر تک چھوڑ کے آؤں گا. امین خان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں پارٹی کے کسی عہدیدار کے خلاف کوئی بیان نہیں دوں گا, لیکن اگر کوئی بیان دے گا تو سن لیں دونوں کانوں سے سن لیں. اگر کوئی بیان دے گا میں قسم اٹھاتا ہوں عزت کے لیے جیے ہیں, عزت کے لیے مریں گے, کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے. اگر بیان دے گا تو بیان کے ساتھ بیان کو سود سمیت واپس کروں گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہی نہیں, یہ زبان جب چل رہی تھی تو بہت تیزی سے چل رہی تھی, اور اندر کی جو جسے کہتے ہیں نا اندر ان کے جو کچھ پل رہا تھا, جو لاوا پک رہا تھا, وہ باہر نکل آیا. انہوں نے جو آج بم پھوڑا ہے, جو کہ انہیں شاید زبان پر کنٹرول ہوتا تو یہ نہ کہتے. انہوں نے کہا کہ پھر تو سمجھو شیر افضل مروت نے کہا کہ پارٹی کا مجھ پر قرض نہیں, میرا پی ٹی آئی پر احسان ہے. اگر میں کمپین نہ چلاتا تو پارٹی کو کھمبے بھی نہ ملتے. وہ جماعت جس کے 2400 سے زیادہ اتنی پابندیاں, اتنے ظلم کے باوجود نامینیشن پیپر جمع ہوئے, اس کے بارے میں شیر افضل مروت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کو کینڈیڈیٹ نہ ملتے. میں نے تو پارٹی کے لیے خدمات کی تھی, پارٹی کا مجھ پہ قرض نہیں تھا. بتاتا ہوں کسی ایک کا مجھ پہ ردی برابر احسان نہیں ہے. میں اگر اٹھا ہوں اور پارٹی کی پوری کمپین چلائی ہے, قسماً کہتا ہوں یہ کمپین نہ چلاتے آپ کو کبھی بھی نہ ملتے, کمپین چلائی اس دور میں الزام لگاتے ہیں کہ جی اس کو موقع دیا گیا. مجھے موقع دیا تو وہ لاکھوں لوگ جو میرے ساتھ نکلے یہ ہم سب ملے ہوئے تھے. یہ جو پرچے, یہ جو گولیاں, کچھ نہیں. پھر الزام لگایا شکاگو میں آرمی چیف جا رہا تھا تو میں نے ان کو احتجاج سے روکا, دہشت روکا تھا, لیکن یہ میرا فیصلہ نہیں تھا, یہ کور کمیٹی کا فیصلہ تھا جو میں نے کنوے کیا شکاگو کی تنظیم کو. اب ان کو جب جب موقع ملا انہوں نے بم تو پھوڑا, اور جب جب خدمت کرنے کا موقع ملا یا تو یہ بیڈ پہ لیٹے یا روپوش ہو گئے. 24 نومبر کو یہ آئے F8 کے پاس, کارکنوں کے ساتھ تصویریں بنائیں اور غائب. لاہور والی کال تھی, بیڈ پر لیٹ رہے, بیماری پر تو کوئی شک نہیں کیا جاتا, یہ بیمار ہو گئے. اسلام آباد میں جب ان کی ذمہ داری لگی تھی کہ 26 نمبر پر وہ جلسہ کرنا ہے سنگجانی سے پہلے, تو یہ روپوش ہو گئے تھے. ان کی ہسٹری پڑی ہوئی ہے, لیکن اب کہا جا رہا ہے, وہ جو کالا چینل ہے نا, وہاں سے ایک پیغام آیا ہے, وہ جس کو چلانے والے بھی کالے ہی ہیں, وہاں سے یہ پیغام آیا ہے کہ اس کی اگر زبان خاموش ہو گئی, اگر اس کو پارٹی سے باہر نکالا گیا, اگر اس سے پارٹی کا بیچ چھین لیا گیا, اس کی پہچان چھین لی گئی, تو پھر یہ بہت سے انکشافات کریں گے جو پارٹی کے اندر کی باتیں ہوں گی. اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ایک لمبی لسٹ ہے, آپ شروع ہو جائیں. جاوید ہاشمی صاحب جب چھوڑ کے گئے تھے, جسٹس وجیح جب چھوڑ کے گئے تھے, عائشہ گل الہی کو یاد کر لیں. کتنے ایسے لمبے لوگ, کتنی لسٹیں, فیاض الحسن چوہان, فردوس عاشق بان, ان کو تو لوگوں نے 60 ووٹ نہیں دیے, لوگ الیکشن سے بھاگ چکے ہیں. یہ کس کھیت کی مولیاں؟ اب یہ جو کیا ہے, اب دھمکی سنیے کیسے ہے. مروت صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایک عجیب سی بات ہے, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے مروت صاحب کی جو اپنی ویسائٹی ہے یا ان کی جو اپنی ایک اپروچ ہے, اسی طرح کی ہے کہ لوگوں کی دل میں بات ہوتی ہے وہ کر دیتے ہیں, اور کسی طرح کا کوئی اس میں کوئی پردہ نہیں رکھتے, اور بالکل کھلی کھلی سی باتیں وہ کرتے ہیں. حکومت کے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے روابط ہیں, جو کہ آئی تھنک پی ٹی آئی کو استعمال کرنے چاہیے اپنے حق میں, لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی اس کو اپنے حق میں کیا استعمال کر رہی ہے, بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف اور ان کو منتقل کر رہے ہیں, اور ان کو اور زیادہ ایک طرح سے ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ڈراسٹک ایکشن لیں. اگر دیکھیں ان کی رکنیت معطل ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, اور وہ پارٹی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے, تو مروت صاحب آئی شیور یہاں رکے گی نہیں, بلکہ ان کے جو بیانات ہیں وہ اور زیادہ تیز بھی ہوتے جائیں گے, اور زیادہ سخت بھی ہوتے جائیں گے, اور وہ بہت سارے مزید انکشافات بھی کر سکتے ہیں. بہت ساری اندر کی باتیں بھی پی ٹی آئی نہیں کر سکتے, جو کہ شاید پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ باتیں سامنے آئیں. جو پی ٹی آئی کبھی بھی نہیں چاہیں گی وہ باتیں سامنے آئیں. یہ ہے دھمکی جو شیر افضل مروت صاحب کو اگر پارٹی سے اب نکالا جاتا ہے تو دے دی گئی ہے, کہ وہ بہت سے راز بولیں گے, بہت سے انکشافات کریں گے, ویسی باتیں کریں گے جس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا. لیکن وہ بھول گئے, جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں, کہ بہت سے آئے اور بہت سے گئے. پارٹی بھی اسی طرح قائم ہے, توڑنے والے تھک چکے ہیں, پارٹی کا لیڈر بھی ڈٹ کے کھڑا ہے,
وہ جھکا نہیں ہے, وہ ڈیل نہیں لے رہا, لیکن یہ ہے کہ ٹرائیاں کرنا نہیں چھوڑ رہے. بار بار ناکام ہوتے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ بندہ ان سے تگڑا ہے. کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.